जी टेस्ट ओपन करें, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं ज़रा, उसके बाद चेंज इन एस्टीमेट कंटिन्यू करते हैं जो कर रहे थे। कितने बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया क्लास में बैठे हुए? ज़्यारत करा दें ज़रा, खड़े होकर ज़्यारत कराते होते हैं, ऐसे बैठ के नहीं ज़्यारत होती, ज़ियारतें तो खड़े होकर ही होती हैं। तो तुम कहाँ थे फिर इतने दिन से? अल्लाह, कितनी छुट्टियां हो गई? 4-5 छुट्टियां हो गई यार। तुमने तो छुट्टी नहीं मांगी थी इतनी ज्यादा, पूछ के जाते हैं, बता के नहीं जाते थे। क्यों भाई? तो इतवार को गए, इतवार को हुआ थे घर से, तो क्यों आ जाए हो, यही तो पूछ रहा हूँ। हफ्ते को भी नहीं थे? अच्छा, सोमवार को भी नहीं थे? अच्छा, फिलहाल तो पीछे जाओ ना, भी घर गए थे, खैर थी सब? किसकी शादी थी? बैठ जाओ, भी बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। हाँ जी भाईजान, आपको क्या हो गया यार? कब से बीमार हो? काफी दिनों से नजर नहीं आ रहे मुझे। कितनी छुट्टियां हो गई यार? तुम बीमार नहीं थे? कितने दिन छुट्टी की? बैठे तो कितने बच्चों ने भाई टेस्ट दिया है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अमजद? चलो 100 से ऊपर की क्लास है, 76 बच्चों ने दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, ऑन यकम मार्च 18 मरकरी लिमिटेड एक्वायर्ड आ मशीन। जी टेस्ट जल्दी से ओपन करें, जरा टेस्ट को डिस्कस कर लें। टेस्ट में कुछ भी नहीं था, आसान सा टेस्ट था। नो रुचा कर देना सी, भाई छत नाल ला देना सी। ऑन यकम मार्च 18 मरकरी लिमिटेड एक्वायर्ड अ मशीन फ्रॉम प्लांट होगा कोई, अंडर द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, लिस्ट प्राइस ऑफ मशीन है, इंपोर्ट ड्यूटी है, डिलीवरी फीस है, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट्स हैं, प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग है, परचेज ऑफ 5 ईयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट विद प्लांट है। In addition to above, ML was agreed a trade discount of 10% on initial list price and a settlement discount of 5% for the machine was received within 1 month of purchase. ML paid for the plant on 25 मार्च 2018। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट थी on what amount the plant should be initially measured on यकम मार्च। जी यकम मार्च पे प्लांट को कॉस्ट पे मेजर करना है। बोलो, इनिशियल मेजरमेंट किस पे होती है? कॉस्ट। और कॉस्ट में क्या कुछ ऐड हो सकता था, ये लिख लिया था हमने। ठीक है, तो टिक करते हैं, लिस्ट प्राइस टिक करें, लेकिन उसके साथ लिख लें लेस ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ओके। उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी टिक होगी, बिल्कुल। डिलीवरी फीस बिल्कुल। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन टिक करें। प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग, परचेज ऑफ 5 ईयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? अच्छा, अगर कोई इंश्योरेंस होती 5 साल की, फिर भाई मैं एक्रूअल प्रीपेमेंट्स पढ़ाऊंगा, वहां पे जाके इन्होंने एसेट लायबिलिटी बनना होता है, पर एक्रूअल प्रीपेमेंट वाले एसेट ही कॉस्ट का पार्ट बन के नहीं, उनका अलग मैकेनिज्म है। एक हमने खर्चा आज जो है वो एक पैसे पे कर दिया और उससे फायदा हमें अगले 5 साल आएगा, तो है ये एसेट ही, लेकिन वो इधर नहीं, कोई और बात है, उसको देखेंगे जब मौका आएगा। तो ठीक है, फिलहाल तो हमारे पास यहाँ पर 7,000 ने ऐड नहीं होना था, तो 10% तो इनिशियल लिस्ट प्राइस का ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देना था आपने। ठीक है, लेकिन जो सेटलमेंट डिस्काउंट होता है वो एसेट की कॉस्ट में से नहीं माइनस हुआ करता। याद आपको, अगर मैंने बताया तो याद हो अगर आपको, कि
जब हम एसेट खरीदने जाते हैं ट्रेड डिस्काउंट लेस करके हमारी कहानी वहां से शुरू होती है। हम वहां पे एंट्री कर लेते हैं एसेट डेबिट, लेट्स से पेएबल क्रेडिट। अब जब पेमेंट करने गए तो थोड़ा सा डिस्काउंट और मिल गया, तो उस डिस्काउंट की एंट्री हुआ करती थी डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम क्रेडिट, दूसरी तरफ पेएबल डेबिट। याद आ रहा है कुछ? क्रेडिटर डेबिट डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम क्रेडिट। ऐसे ही ये मार्कर उठाओ, मार्कर उठाओ, वहां से एक मार्कर उठाओ, पहले बैठे हो जाओ। भाई सुनो, आपको एंट्री याद है? ट्रेड डिस्काउंट के बाद कहानी हमारी शुरू होती थी, यही कहा था जज़ाकल्लाह बेटा। मैं क्या कहा था आपको कि अगर 100 वाली चीज़ है, 10 रुपये की माफ़ी के बाद 90 की मिली है, तो हमारी कहानी कहाँ से शुरू हुआ करती है? अगर आप लोगों को बात समझ आ रही होती है ना, तो कम से कम बोल पड़ा करें। ऐसे बैठे होते हैं गूंगे बन के कि मुझे बात जो है वो खामखा करनी पड़ती, टाइम वेस्ट हो रहा होता है। ठीक है, हमारी कहानी 90 से शुरू होती है। तो ये जो ट्रेड डिस्काउंट था, ट्रेड डिस्काउंट, इसको तो हमने लेस कर लिया था। ठीक है जी, हमारी कहानी शुरू हुई थी यहाँ पे। अब मिसाल के तौर पे मैंने ये गुड्स नहीं खरीदी, मैंने ये कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा है, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? फिक्स्ड एसेट डेबिट, और लेट्स से पैसे अभी मैंने नहीं दिए थे, तो पेएबल फॉर फिक्स्ड एसेट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी, अब 10 रुपये का ट्रेड डिस्काउंट मिल चुका था, हमारी कहानी शुरू हो गई 90 से। ठीक है, अब जब पैसे हम देने नहीं जा रहे थे, तो हमारे सप्लायर ने हमें ऑफर किया कि आप अभी अभी पैसे लेके आ जाएं, इतने दिनों में पैसे दे दें, तो हम आपको 5 रुपये और छोड़ देंगे। अब वो जो 5 रुपये उसने छोड़े, तो हमने जाकर बैंक से या कैश से जो पेमेंट की होगी, वो कितने से? ये डिस्काउंट याद नहीं आ रहा, ये सेटलमेंट डिस्काउंट जो BRS के अंदर बार बार आया करता था। ठीक है, हमने पेमेंट कितनी की? 85 की, लेकिन पेएबल डेबिट कितने से हुआ? पूरे 90 से। तो बाकी 5 को हमने क्या कहा था? डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम। तो एक बार हुई हुई बात को दोबारा दोबारा करना जरूरी नहीं होता, भूलना जाया करें। ठीक है, अब मुझे ये बताएं, ट्रेड डिस्काउंट तो लेस हुआ एसेट की कॉस्ट निकलने तक, क्या कैश डिस्काउंट की कोई एंट्री फिक्स्ड एसेट को पड़ी है? कहीं पे देखो, फिक्स्ड एसेट तो सिर्फ एक बार डेबिट हुआ था, उसके बाद तो कभी भी डेबिट ये नहीं हुआ इस ट्रांजैक्शन की वजह से। एक पेएबल क्रेडिट हुआ था, वही पेएबल डेबिट हुआ, बैंक क्रेडिट हुआ, डिस्काउंट ये अपनी जगह से नहीं हिला। इसका मतलब कैश या सेटलमेंट डिस्काउंट को एंट्री तो है उसकी, लेकिन कॉस्ट निकालते हुए उसको क्या करना था? हमने इग्नोर कर देना था। इसको क्या करना था हमने? तो हमारे पास 82 माइनस 10% इस 82 का करके, उसके बाद ये सारे ऐड करने के बाद 7000 को इग्नोर करने के बाद 5% को भी इग्नोर करने के बाद आंसर क्या आया था? 91750 था। तो यही सही आंसर होगा, 91750। ठीक है जी, ओके। ये पॉइंट जरा जल्दी से पढ़ लें, ये क्वेश्चन, बात सारी समझ आती है। कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लें प्लीज। हैं? कैसी बात कर रहे हो? कॉस्ट कैसे कम पड़ गई है? एसेट अपनी जगह पे 90 का ही रहेगा, वो अदर इनकम बनाई है हमने बाद में, ये कभी भी नहीं हिलेगा, नेवर। डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, जो सेटलमेंट डिस्काउंट की एंट्री पेएबल रिसीवेबल की कमी बेशी है। रिसीवेबल कम हुआ, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस रिसीव। पेएबल कम हुआ, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम। अपनी गलती को सही साबित करना चाह रहा था कि इतना मैं सही हो हूं बस। भाई टाइम पे आया करो तारिक यार, ऐसे ना किया करो यार। पढ़ लें सब बच्चे, कोई क्वेश्चन नहीं ज़हन में रहना चाहिए इससे। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 वॉज वेरी इजी क्वेश्चन और नंबर भी बहुत ज्यादा थे। 16 नंबर का सवाल था। टीए साहब मेरी क्लास में दौड़े दौड़े आए,
शायद FAR2 की क्लास थी या FAR1 की क्लास थी, FAR1 की क्लास थी। और आगे कहने लगे सर ये गलती इस तरह से उस तरह। मैंने कहा किसी ने ऐसी वो बात की तो मुझे मेरे पास पकड़ के ले आना उसको। सवाल बिल्कुल सही है, ध्यान से खुद पढ़ते नहीं हैं और कहते हैं सवाल की गलती होगी। कभी भी ऐसा ना सोचा करें, सवाल आपने करना होता है बस जैसा भी हो। ओके अच्छा जी, चिन्योर ट्रकिंग लिमिटेड CTL, चिन्योर ट्रकिंग लिमिटेड CTL इज अ हॉलेज कॉन्ट्रैक्टर। हॉलेज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं वो जो ये लोगों की चीज़ें पहुंचाने वाले ट्रांसपोर्टर्स नहीं होते, किसी के बिहाफ पे ट्रांसपोर्टेशन जो करने वाले, इनको हॉलेज कॉन्ट्रैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, ओके। एट यकम मई 2014 द कंपनी हैड 3 लॉरीज। एट यकम मई 14 द कंपनी हैड 3 लॉरीज ओके, डिटेल्स ऑफ विच आर एज फॉलोज। 3 लॉरीज हैं, बाउ1, काउ1, काउ2, डाउ3। ठीक है जी। डेट ऑफ परचेज यकम जुलाई 11, यकम फरवरी 13, यकम अप्रैल 14। हमारा साल है 30 अप्रैल 15 पे ख़त्म हो रहा, तो शुरू कब हो रहा है? यकम मई 14 पे। ठीक है, सबसे पहला काम तो यही करना था। ठीक है जी, अगर हमारा साल 30 अप्रैल पे, उसने रिक्वायरमेंट क्या मांगी हुई है देखें, उसने कुछ अकाउंट्स मांगे, उसने कहा है 30 अप्रैल 2015 पर ये बना दीजिए। वैसे तो ओपनिंग डेट उसने भी लिखी हुई थी, मगर मैंने आपको बड़ा आसान तरीका बताया हुआ है। एक दिन ऐड करो, यकम अक्टूबर बन गया, एक साल माइनस कर दो तो यकम अक्टूबर अच्छा सॉरी अप्रैल है, यकम मई। ठीक है जी, तो ये हमारा साल है। सबसे पहला काम तो बहरहाल ये करने वाला था। ठीक है, साल को जब भी मैंने कहा है आपको कैलेंडर ईयर से हिल जाया करे, आप फौरी तौर पे साल को लिख लिया करें। ठीक है, चलें उसके बाद रिक्वायरमेंट पढ़ें। फॉलोइंग अकाउंट्स बना दीजिए। लॉरीज अकाउंट, ये एसेट अकाउंट। ठीक है, एसेट अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन लॉरीज अकाउंट, ये थी प्रॉब्लम छोटी सी, ये थी छोटी सी प्रॉब्लम। चलें, और डिस्पोजल अकाउंट्स। अब सवाल के अंदर तीनों लॉरीज की ओपनिंग कॉस्ट तो गिवन थी। ठीक है, और पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई पढ़ने के बाद इस कंक्लूजन पे हम लोग पहुंचे थे कि प्लीज़ बेटा बाद में कर लें जो भी बात हो। पॉइंट ई पॉइंट पढ़ने के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि हम पेपर में कि क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस गिवन नहीं, ओपनिंग कॉस्ट तो गिवन थी, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन नहीं थी। तो रिक्वायरमेंट तो थी उसकी एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट दोनों ही बनाने हैं। तो लॉरीज अकाउंट, एसेट अकाउंट, एसेट ही है ना, लॉरीज एसेट है। ठीक है, फिक्स एसेट है, व्हीकल्स हैं, तो उसने वही नाम लिख दिया। यकम मई 14 पर ओपनिंग, फिर जितना भी होगा 30 अप्रैल 15 पर क्लोजिंग, जितना भी होगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट जी यकम, ये मुकम्मल सवाल नहीं करवा रहा, ये होमवर्क में जा रहा है आज, आपको पता है, सिर्फ 1-2 बातें करने के बाद, क्योंकि आप लोगों ने बड़ी गड़बड़ कर दी होनी है इसमें। ठीक है, यकम मई 14 पर ओपनिंग जी पता नहीं कितना होगा, और 30 अप्रैल 15 पर क्लोजिंग भी पता नहीं कितना। रिक्वायरमेंट यही है। ठीक है, चले अब सवाल दोबारा पढ़ता हूँ। एट यकम मई 14 कंपनी हैड 3 लॉरीज, डिटेल ऑफ विच वर एज फॉलोज। इसका मतलब टोटल ही कंपनी के पास ये 3 लारियां थी ना। कंपनी हैड
3 लॉरीज एट यकम मई 14 कंपनी हैड 3 लॉरीज। तो 3 लॉरीज हैं, उनकी कॉस्ट कितनी है 16, 21 और 31, टोटल यहीं पे नीचे कर लो 68,000। तो ये ओपनिंग कॉस्ट गिवन थी 68,000। एसेट अकाउंट एट कॉस्ट बनना था, उसकी वजह एक्यूमुलेशन अकाउंट अलग पड़ा हुआ था। ठीक है जी, कितने बच्चों की ये फिगर सही थी? शुक्र है, ये तो सही थी। अगली बात, वहीं पे खड़े रहना आखिरी लाइन में तीनों। अगली बात, मैंने आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन सिखाई थी, अगर आपको याद हो, क्वेश्चन एमजे एंटरप्राइजेज वाला था आई थिंक, जिसके अंदर एक 0.2 लिखा हुआ था कि 80,000 के एसेट्स जो हैं वो अभी 6 महीने पहले खरीदे हैं और बाकी सारे एसेट्स, कुछ ऐसी बात थी कि पता नहीं 20,000 के एसेट्स 6 महीने पहले खरीदे हैं और 80,000 के एसेट्स तब खरीदे थे जब एमजेई ने कमेंस किया था बिजनेस। ठीक है, अब मैंने कहा था इस सवाल में तो इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं थी, इसको यूज़ करने की शायद हमें ज़रूरत थी नहीं, लेकिन एक छोटी सी कैलकुलेशन सिखा देता हूँ, याद आ रहा है? और उसमें मैंने क्या देखा था, हमने ओपनिंग में ब्रेकअप कॉस्ट का गिवन है, डेट ऑफ परचेज गिवन है, तो हम वहाँ से लेकर एसेट को डेट ऑफ ओपनिंग डेट तक ले आए थे। आज भी तो वही मामला था। ठीक है, जो एसेट हमने बाओ 1 खरीदा, वो बाओ 1 खरीदा है हमने यकम जुलाई 11, और इसको हमें लेकर आना है 30 जून 14 के 30 अप्रैल 14 कह दें या यकम मई 14 कह दें, नो इशू। ठीक है, तो ये तो कोई मुश्किल काम नहीं था। मेथड कौन सा था? पॉइंट ए, स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है जी, और वो कह रहे थे कि अलग अलग अकाउंट्स ना बनाना सारी लारियों के, इकट्ठा ही एक अकाउंट ऐसे ही बनाया करते हैं हम, सेम क्लास ऑफ एसेट के लिए एक ही अकाउंट बनाया करते हैं। ठीक है, और द लॉरीज आर डेप्रिशिएटेड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years by which time they are assumed to have an exchange value of 1 million each। ये चीज़ भूले होंगे आप, मे बी स्ट्रेट लाइन मेथड था तो रेजिडुअल वैल्यू कॉस्ट में से माइनस करना लाजमी होता है। ठीक है, अच्छा अब अगली बात, हमारे पास आपको पता है एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको कहा हुआ है कि अगर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर 1 year आप निकाल लो एक, और आपके पास क्यूमुलेटिव लाइफ आ जाए, ठीक है, आप क्या कर लो, उसके बाद आप क्यूमुलेटिव लाइफ यानी टोटल लाइफ पास्ट निकाल लो, तो आप क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन की फिगर पे पहुंच जाते हो। हम डिस्पोजल के केस में क्या किया करते थे? हम डिस्पोजल के केस में भी तो यही काम करते थे, हम एसेट की एक साल की डेप्रिसिएशन निकालते थे, उसकी अपने पास डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक की डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर लेते थे। आज हमने सेल नहीं करना, बस यकम जुलाई 11 से 30 जून 14 तक इसको लेके आना है। से मिलना है सर आप? जी ठीक है, ओके। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर 1 year बाओ 1 कॉस्ट कितनी है जी? इसकी कॉस्ट कितनी थी जब खरीदा इसे? 16,000। अब इधर देखिएगा प्लीज, -1,000। अच्छा, अब आसानी चाहें तो डिवाइडेड बाय 5 करने की बजाय उसको 20% कर लें, ज़रा वर्किंग स्मार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो 1 यहीं पे लिख लें, यूजफुल लाइफ लिखी हुई है 5 year पीरियड। ठीक है, तो ये 5 year पीरियड को आप लिख लें 1 divided by 5 is equal to 20%। डिवाइड बाय 5 भी इक्वली करेक्ट है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, बहरहाल इजी हो जाएगा ज़रा, इंटू 20%, ये आ जाएगी 1 साल की डेप्रीसिएशन। अब इधर देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमने इस एसिड की टोटल लाइफ से। ठीक है, अमजद नहीं बैठे हुए, चले गए। ये लेट आने वालों मैसेज कीजिएगा आप किसी टीए को। ठीक है, लेट आने वालों क्यों लेट आते हो? बोलो। डेट ऑफ परचेज से, डेट ऑफ सेल नहीं, आज डेट ऑफ परचेज से 30/4/14 पे आना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यकम जुलाई 11 खरीदा, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और 30 अप्रैल 12 पहला साल एंड हुआ। 30 अप्रैल 12, 10 महीने। बोलो, 10 महीने। ठीक है, जैसे आप लिखा करते थे 10/12। फिर 30 अप्रैल 13 तक,
30 अप्रैल 14 तक, तो ये कितने साल चल गया है? 2.83 ईयर। आंसर 84 8500 ही कर लो, राउंड कर लो। यहाँ भी 3 करके देख लो ना, जब आपने यहाँ पे तो 3 छोड़ा था तो वो करीब हो जाएगा मजीद। ठीक है, बात समझे हो? अब ऐसे ही आपने काओ 2 और डाओ 3 इनके साथ भी यही हशर करना था। जब यहाँ पे तीनों की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आनी थी तो ये टोटल की फिगर जो है ये उठ के आ जानी थी यहाँ पे। ये लेट्स से वर्किंग मान मैंने बनाई है, तो आप यहाँ पर लिखते हो वर्किंग मान। कितने बच्चों ने ऐसे कर लिया था? वेरी गुड, 8 से 10 बच्चे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब तुम लेट आओगे तो तुम्हें बिठा दूंगा, तुमने ये कर लिया था काम। आ जाओ। किस चीज का? कहाँ? कैप्स में कितने बजे खत्म होता है? खड़े रहना फिर। हाँ, तो 1 बजे आने की क्या तुक बनती है? ये तो कैब्स है बेटा, को तुम गुजरा वाला कैब से आए हो। ये तुम क्यों लेट आते हो? हाँ, खड़े रहो। ओके, ये बात समझ आ गई? अब जितनों को नहीं भी समझ आई, क्योंकि अब मैं होमवर्क के अंदर ये क्वेश्चन रख रहा हूँ भाई, फायदा नहीं है, सोल्यूशन आपके पास अवेलेबल करूंगा कल। फायदा नहीं है ना, आपको सारा सवाल करवा दूं, बात सारी कर दी है। ये बात नहीं सिखाई हुई थी तब कहें, इसीलिए एक दिन मैंने कहा था चलो काम की बात हमने सीख ली। कहीं पे थोड़ी सी बात सीखी जाती है, उसकी बेस से सवाल बनता है। या तो मैंने ये ना पढ़ाया हो फिर कह दें ये बात सिखाई थी, वही बात क्वेश्चन के अंदर थी। तो आप लोगों का ऐसा कोई गिला नहीं होना चाहिए। होमवर्क में पहले क्या है जी? सबसे टेस्ट नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 2, चिन्योट ट्रकिंग लिमिटेड। ठीक है जी, सही है भाई? मार्कर ला दिया करो यार, क्लास से पहले मेहरबानी कराया करो भाईजान। तरला ही है मेरा तो भाई तुम। हाँ, ओके नेक्स्ट। अब बाकी एडजस्टमेंट्स पढ़ देता हूं मैं आपको, कोई मसला हो तो। पास नहीं होना इस दफा तुमने? इस दफा लगता तो नहीं है। फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द ईयर 30 अप्रैल 15। CTL यूज मेथड, लॉरी द डेप्थ ऑफ 5 ईयर, ये तो हमने देख लिया। 1 मिलियन ईच। अगली बात, बाओ 1 was sold on 31 जुलाई फॉर 3 मिलियन ऑन कैश टर्म्स। बाओ 1 बेच दी गई 31 जुलाई को। ऑन यकम अगस्त 14 CTL रिप्लेस्ड इट विद अ न्यू लॉरी फाओ 4 फॉर विच इट पेड 35 मिलियन इन कैश। अब ये बच्चे मेरे से पूछने आए थे तो ये साहब ये एडजस्टमेंट, बच्चे इसको शायद ज़बरदस्ती एक्सचेंज बनाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि मैंने बहुत क्लियरली एक बात आपको समझाई थी। एक दिन 10-15 मिनट मुझे इसी काम में लग गए थे कि डिफरेंस क्या होता है एक्सचेंज और रिप्लेस का। मैंने कहा था वहीं खड़े पैरों पर ही अगर आपने अपना 3310 निकाल के उसके हाथ में दे के 1200 उससे लेके जेब में डाल लिया, वहीं आप निकलने लगे और फिर उसी दुकान में से ही आपने दोबारा वही उसी दुकान से उसी दुकानदार से उसी दुकान में से आपने नया एसेट खरीद लिया, लेकिन पूरा 50,000 आपने दे दिया। अपनी एग्जांपल याद करो सैमसंग गैलेक्सी वाली, ठीक है? तो फिर भी ये क्या है? ये रिप्लेसमेंट है, ये एक्सचेंज नहीं है। एक्सचेंज सिर्फ तब बनेगी जब 50,000 का गैलेक्सी आपको 48,800 में मिलेगा। 50,000 का गैलेक्सी 48,800 में मिलेगा। क्यों? पुराना 3310 अपनी कुर्बानी देगा। तो वो 1200 जो उसने कुर्बानी देकर नए एसेट की कॉस्ट को कम किया था, इसको कहा जाता है ट्रेड इन अलाउंस, एक्सचेंज अलाउंस। तो ये सिंपल रिप्लेस की सिंपल एडजस्टमेंट थी कि एक हमने बाओ 1 जो वो यकम जुलाई 11 से चला आ रहा है उसको हमने खरीदा, जो पुराना खरीदा था ओपनिंग में पड़ा था उसको हमने बेच दिया है, और अगले दिन जाकर हमने एक नया ट्रक नई लॉरी खरीद ली है फाओ 4 35 मिलियन की। सिंपल एडिशन, सिंपल डिस्पोजल। कोई कंफ्यूजन इसमें? एडिशन
डेबिट साइड पे, ठीक है, 35 मिलियन का, और डिस्पोजल वो ऊपर लिखा हुआ था 16 मिलियन कर लो, या इन मिलियंस को भी थाउजेंड्स में लिख लेना था, ठीक है। बेटर वैसे यही था, कुछ ना कुछ फिगर तो आ जाती, बाकी वैसे सही तो सबका ही था, ठीक है। जिसने मिलियन में रखा डाटा सारे को, पर सारा सवाल फिर एक में ही रखना है, ठीक है। ओके जी, तो पॉइंट सी, सिंपल एडिशन, सिंपल डिस्पोजल, सही है। चलें आगे। हाँ, एक बात जो बात आपने शायद जो क्लू मिस किया हो, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जब इस साल का निकलना था, ठीक है। लेट्स से ये वर्किंग 2 मैं इसके लिए कर रहा हूं। सबसे पहले क्या होता है जी, ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, ठीक है। मेथड कौन सा था जी, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस, हाँ जी भूल गए आप, माइनस रेजिडुअल वैल्यू माइनस, हाँ बात समझ गए हो, ठीक है। तो बहरहाल आप को मैं ये लिखवा, चले यूं ही लिख लेते हैं, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, ठीक है। अब जो बच जाएंगे उनमें से माइनस कर देंगे रेजिडुअल वैल्यू उन बचे हुओं की, जरा आसानी हो जाएगी। और क्या मतलब, इस साल के शुरू में तो 3 ही थे ना, 3 एसेट्स पड़े थे, जिन सब की कॉस्ट मिलाकर कितनी थी, 68,000। इनमें से एक बिक गया इस साल में, कितनी कॉस्ट थी उसकी, 16,000 वाला बिक गया, ठीक है। तो एक बिक गया, 3 में से एक बिक गया, बाकी कितने बच गए, 2। अब ये 2 की रेजिडुअल वैल्यू कितनी बनती है, 2000। ये है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। ये यूं भी नहीं समझ आ रही तो अभी भी रुक जाओ, चलो। हाँ, ये मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूं कि ये कितना बनता है जी, क्या बनता है जी इनका आपस का जी, 50,000। 68 में से 16 गया तो 50,000 बनता है, नहीं इसका आंसर ये क्या है, ये वो 2 एसिड्स की कॉस्ट रह गई, जिसमें एक कौन सा पड़ा है, 21 वाला, दूसरा कौन सा है, 32 वाला, और सबकी कॉस्ट, सबकी रेजल वैल्यू क्या बताया सवाल ने, 1,000 है, ठीक है। तो ये 2 बच गए हैं ना, 3 में से 1 गया तो 2 बाकी, तो 2 बाकी जो हैं इनकी कॉस्ट में से इनकी रेजिडुअल वैल्यू को माइनस होना चाहिए था, तो 2 की रेजिडुअल वैल्यू ही माइनस किया हमने, रेट लगा दिया, ठीक है जी। कितने बच्चों ने ये बिल्कुल सही कर लिया था, ऐसे 1,000 किया था। 2 डिस्पोजल हैं, कोई बात नहीं, ओपनिंग वालों में से तो एक ही था ना, एक और भी है, ओके। अभी मैंने बात नहीं ना पूरी पढ़ी, बात समझ आ गई आपको बात, तो फिर मैं क्यों बताऊं अगली बात, वैसे भी आपका होमवर्क है, ठीक है। बात समझ गए। अब 2 डिस्पोजल होंगे, अगर दूसरा भी बिक गया है तो यहाँ पे 3 थे, 3 में से 2 बिक जाएंगे तो 1 रह जाएगा, तो फिर 1 की तो रेजिडुअल वैल्यू 1,000 ही होनी है, तो होमवर्क है, करना है आपने, समझ आ गई ये बात, समझ, किसी को ये बात समझ नहीं आई वो हाथ खड़ा करें, किसी को ये बात समझ नहीं आई, चलें फिर बात कर लेते हैं थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं। बाउ 1 वॉज सोल्ड हो गया ऑन 1 दिसंबर, चलो इसको तो बाद में देखते हैं ना, ये तो है ही अलग से बात, जो फाओ 4 खरीदा था वो इसी साल में ही। ड्यूरिंग मार्च 15 CTL डिसाइडेड टू रिप्लेस लॉरी बॉट ऑन 1 अप्रैल 14। हाँ, डाउ 3 भी एक्सचेंज की नजर हुआ, तो डिस्पोजल ही है ना, इधर देखो माइनस 31,000, यही है। साल के शुरू में कितने एसेट्स पड़े थे, 3 एस नंबर ऑफ एसेट्स बोलो, 3 में से इस साल में कितने बिक गए, 2, तो बाकी कितने बच गए, 1, और हर एक की रेजिडुअल वैल्यू सवाल ने बताया था आर अज्यूम टू हैव एन एक्सचेंज वैल्यू ऑफ 1 मिलियन ईच, ठीक है। ये एक्सचेंज वैल्यू से कंफ्यूज हो रहे हैं, बताता हूं इसका भी हल बाद में। फिलहाल ये 3 में से जब 2 माइनस हो गए तो क्या रह गए, 1 रह गया, तो 1 की रेजिडुअल वैल्यू क्या है, क्योंकि हमने फॉर्मूला तो वही लगाना है ना, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इनटू रेट, ठीक है। तो अब 1 ही बच गया है, तो 1,000 ही लगना था भाई साहब, ठीक किया आपने, ठीक है तारिक।
आज तो तुम छा गए हो। ओके, समझ आ गई है? अब समझ आ गई कि कोई और बच्चा कंफ्यूजन हो जिसको ये बात समझ आ गई है तो कब सवाल तो पूरा कर ही लेंगे। अगली बात एक और भी गड़बड़ थी इस सवाल में। वो क्या थी? गड़बड़ नहीं थी, टेक्निकलिटी थी, बड़ी अहम बात थी। क्या? एक एसेट जो हमने इस साल खरीदा, फाव 4 पॉइंट नंबर सी वाला, फाव 4 जो हमने इस साल खरीदा था वो इसी साल एक्सीडेंट होके गया। ठीक है, हमने किस दिन खरीदा था फाव 4? 1 अगस्त को। किस दिन एक्सीडेंट हो गया उसका? 1 दिसंबर को। तो इसका मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, उसका हमारा साथ सिर्फ 4 महीने रहा। अब 4 महीने की डेप्रिसिएशन है मैक्सिमम इस साल के अंदर उसकी। ठीक है, पहली बात तो ये, या तो आप उसको एडिशन में लिख सकते थे या दोनों जगह एडिशन लिख दिया, या डिस्पोजल। ठीक है जी, आप फाव 4 एडिशन में लिख लें, बिल्कुल सही है, फिर डिस्पोजल में लिखने की इजाजत नहीं। अगर कोई चाहे नहीं मैंने एडिशन में नहीं शो करना, डिस्पोजल में शो करना है, तो वो डिस्पोजल में शो कर ले, फिर एडिशन में नहीं लिख सकता। बस 4/12, 4 से ज़्यादा महीनों की डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज नहीं हो सकती। ठीक है, कितने बच्चों ने ये ध्यान किया था? कितने बच्चों से ये गलती हुई? उन्होंने दोनों जगह ले लिया इसको। 4 महीने इधर, कोई ऐसा भी होगा 4 महीने इधर, 4 महीने इधर, मान तो लें 4 महीने इधर, 4 महीने इधर, 4 महीने एडिशन में, 4 महीने डिस्पोजल में हैं जी। 1 और 2 और बाकी मान नहीं रहे होंगे जरूर। चलें, कोई बात नहीं, जिनसे गलती हुई अल्लाह उनकी गलती आइंदा ठीक करे, जिन्होंने मुझे बता दिया जी। इससे भी बड़ी बात, छोटी छोटी टेक्निकलिटीज थी जिनके कॉन्सेप्ट्स मजबूत थे, सवाल मार पड़ने वाला नहीं था। ठीक है, इससे भी बड़ी बात, अहम बात, ये तो भूल ही गया, यहां से भी तो माइनस करना था फाव 4 को। हाँ, ओपनिंग में था ही नहीं। ओपनिंग में होता तो एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, तो कितने बच्चों ने यहां से माइनस भी कर दिया इसकी कॉस्ट को? वो हाथ खड़ा करें। 1 2, तुमने भी ये किया? बॉल पर नीचे करो। और चले बहरहाल अब याद रहेगी ये बात, सोल्यूशन अवेलेबल मैंने कर दिया है वैसे तो अपने आप को, लेकिन एक दिन आपका सोल्यूशन लेट हो रहा है मजीद। ठीक है, पहले का आंसर बता दिया है, दूसरा क्वेश्चन हो सकता है। अब रह गई बात एक एक्सचेंज वैल्यू की और दूसरा आखिरी एडजस्टमेंट की। तो पहले एक्सचेंज वैल्यू की बात करते हैं जो पॉइंट बी के अंदर लिखी हुई थी, जिससे आपको लगा शायद ये ट्रेड इन अलाउंस है। ओके, जरा इस बात को पढ़ते हैं। कितने बच्चों ने इसको रेजिडुअल वैल्यू ही ले लिया था बस, और कितने बच्चों ने इसको एक्सचेंज अलाउंस समझा था? नहीं, सवाल नहीं समझ आया। पॉइंट नंबर बी के अंदर क्या लिखा हुआ है? लॉरीज आर डेप्रिशिएटेड ओवर 5 ईयर पीरियड बाय विच टाइम दे आर अज्यूम्ड टू हैव एन एक्सचेंज वैल्यू ऑफ 1 मिलियन ईच। मैं कह रहा हूं इस 1 मिलियन को कितने बच्चों ने रेजिडुअल वैल्यू ही लिया था? सवाल ही नहीं सुनते, पता नहीं, 25-30 बच्चों ने हाथ खड़ा किया। क्यों जी? लिखा तो उसने एक्सचेंज वैल्यू हुआ है जी। एक्सचेंज वैल्यू का दूसरा नहीं, कुछ नहीं, जरूरी नहीं है। ये बात तो नहीं है कि आप इसको एक्सचेंज वैल्यू, एक्सचेंज अलाउंस ना कहो, रेजिडुअल वैल्यू कैसे कह लिया आपने? कोई सही जवाब नहीं दे रहे मुझे। जुगाड़ लगाया हुआ था, सबने 1000 ले लिया, अपना अपना जुगाड़ लगा हुआ था। हाँ हाजी साहब दसो। हाँ कुछ देखें, मैंने आपको एक और बात ही बताई थी। प्लीज प्लीज प्लीज, सेल प्रोसीड्स और रेजिडुअल वैल्यू का फर्क कितने बच्चों को याद है? ये बात भी की थी क्लास में। जिन बच्चों को ये बात याद है उनकी गलती हुई नहीं होनी वैसे भी।
मैंने बात ये की थी कि रेजिडुअल वैल्यू क्या है, आप एसेट की लाइफ के स्टार्ट में खड़े होकर एक एस्टीमेट लगाते हैं कि ये अपनी लाइफ के एंड पे इतने का बिकेगा, और सेल प्रोसीड क्या है, आज बेच के आए हैं इन्ने दा, दिस इज सर्टेन, दिस इज सर्टेन। तो ये एग्जैक्ट फिगर है सेल प्रोसीड्स, और रेजिडुअल वैल्यू इज एन एस्टीमेट जो एसेट की लाइफ के स्टार्ट पे लगाया जाता है। अब इस जुमले को जरा पढ़ें ध्यान से दोबारा। कहता है लॉरीज आर डेप्रिशिएटेड ओवर अ 5-year पीरियड बाय विच टाइम दे आर अज्यूम्ड टू हैव एन एस्टीमेट। अज्यूम्ड के लफ्ज से भी परेशान ना हो भाई, जुमले की तो कॉन्टेक्स्ट तो पढ़ो। वो कह रहा है 5 साल चलती हैं, जिसके बाद तकरीबन 1 मिलियन की हर एक बिक जाती है। ये देखो, ये नहीं कह रहा कि बिकी हुई 1 मिलियन की है, कोई कितने की बिक रही है, कोई कितने की बिक रही है। देख रहे हो आप, जो एक्सीडेंट की नजर होगी उसमें कख नहीं मिला, या इंश्योरेंस वालों ने कुछ पे कर दिया, भाई सही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये एक्सचेंज अलाउंस नहीं था, ये परेशान करने के लिए लफ्ज लिखा गया था एक्सचेंज वैल्यू। बहरहाल दिस वाज रेजिडुअल वैल्यू। ये क्या था, रेजिडुअल वैल्यू क्या है, एस्टीमेट एट द स्टार्ट ऑफ एसेट्स लाइफ, ओके। और सेल प्रोसीड क्या है, एक्चुअल रिसीट्स। इतने टाइम में सवाल वैसे मैंने करा देना था, लेकिन चलो नहीं बेटा, आगे बढ़े। पॉइंट सी हो गया। पॉइंट डी के अंदर एक छोटा सा पॉइंट है, द कंपनी वॉज एबल टू एग्री अ क्लेम विद इट्स इंश्योरेंस कंपनी एंड ऑन 31 दिसंबर इट रिसीव्ड 30 मिलियन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। एक छोटा सा टाइम बीच में लैप्स आ रहा था। क्या, यकम जनवरी को आपका फाव 4 थी ना, लॉरी जो थी, ये एक्सीडेंट हो गया इसका आपने, अच्छा चलो यकम दिसंबर कर ले, यकम दिसंबर 2014 एक्यूमुलेटेड एब्सेंट कितनी निकली थी पर बताओ, बता दो जी, कोई है दसन लिया, कुछ नहीं होता बेटा। अच्छा चलो छोड़ो, मिट्टी पाओ, इधर देखो, इधर देखो, लॉरीज अकाउंट अज्यूम 60 रुपए की एक लारी थी, चलो ये तो अज्यूम कर सकते हैं ना, सही। कितने का खरीदा था फाव 4 को, 35, हाँ 35 रुपए की एक गाड़ी थी, वो 5 रुपए डेप्रीशिएट हो चुकी थी, ठीक है, 30 ना दे देते उन्होंने, 30 ही है, सॉरी जी, वैसे सही है बहरहाल, चलो मैं ये 3 रुपए डेप्रीशिएट हो चुकी थी, ठीक है। एक्सीडेंट हो गया, इंश्योरेंस वालों ने कहा हम आपको 30 रुपए देंगे, हम आपको 30 रुपए देंगे। मैंने आपको समझाया था कि आप क्या करेंगे, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल डेबिट कर लेंगे, ठीक है जी, और बाकी क्या है जी, आपका 2 रुपए का मिसाल के तौर पे लॉस हो। अगर हमारे साल में इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल आए और हमारे ही साल में फिर कैश भी रिसीव हो जाए, अगर हमारे साल में इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल अराइज हो और हमारे ही साल में उसके अगेंस्ट कैश रिसीव हो जाए, अगर हमारे साल में इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल अराइज हो और हमारे ही साल में उसके अगेंस्ट कैश रिसीव हो जाए, तो हम इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल को इग्नोर करके कैश की एंट्री कर दिया, ठीक है। ठीक है, बाहर की आवाज पकड़ेगा फिर जी, अभी ओपन माइक हो गया, ओपन माइक हो गया, कमर सरों की आवाजें पकड़ेगा फिर, खबरदार किसी को आवाज
ठीक है, अगर हमारे साल में इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल अराइज हो और हमारे ही साल में उसके अगेंस्ट कैश रिसीव हो जाए तो हम इस इंश्योरेंस क्लेम को इग्नोर करके कैश की एंट्री करते हैं। ओके, एक ये बात आगे की 35 million cost and इधर सी पॉइंट में चुप करे भाई, उन्होंने कहा है भाई बाकी वाले को सारी बात पढ़ा दो भाई, चुप करके बैठे। पॉइंट सी में क्या था, on Yakama CTL replaced it with a new lorry registration number of for which it paid 35 million in cash। तो नई लॉरी खरीदने के लिए 35 मिलियन दिया तो वही उसकी कॉस्ट है ना, नहीं समझ आएगी। तो बेटा कैश ही पे करते आए हैं आज तक हम, अभी तो कल हमें कॉस्ट जनरेशन पड़ी है, उससे पहले तक तो हमें पेबल की एंट्री कभी कभी आने लगता था। हम एसेट खरीद के कैश ही पे करते हैं, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, तो क्या होता है कैश ही पे हो रहा है। सही है, सही है, यस सर, यस सर। अच्छा जी, उसके बाद आखिरी पॉइंट है वो एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन थी, कुछ कंफ्यूजन है उसमें। ड्यूरिंग मार्च पर सीटीएल डिसाइड टू रिप्लेस, लफ्ज रिप्लेस यूज किया उसने पहचान करने के लिए। द लॉरी बॉट ऑन जगह अप्रैल डाउ 3 विद अ न्यू लॉरी, इट वाज डिलीवर्ड ऑन जगह अप्रैल 15 विद CTL agreed a purchase price of 26 for new lorry। नई लॉरी का 26 मिलियन देना उन्होंने मतलब कह दिया कि हम देंगे। नई लॉरी कितने में सौदा हो गया, 26 मिलियन में। क्या कहते हैं, the terms of which were ₹20 million in part exchange for old lorry and the balance to be paid immediately in cash। यानी आपको 26 की नई गाड़ी ले रहे हैं ना, 26 मिलियन वाली लॉरी 6 मिलियन में क्यों मिल रही है, क्योंकि पुरानी गाड़ी का 20 मिलियन अपनी आपको पुरानी गाड़ी कुर्बान कर रही है अपने आप को, तो ट्रेड इन अलाउंस का नहीं लफ्ज बदला मैंने, ऐसे ही था ऐसे ही रहने दिया। मैंने कहा सवाल का कॉन्टेक्स्ट भी पढ़ना चाहिए, वकील नहीं बनना हम लोगों ने कि बस जो है वो जब तक एक्सचेंज अलाउंस या ट्रेड इन अलाउंस का लफ्ज नहीं आएगा तो हमने इसको नहीं कहना एक्सचेंज। जुमला क्लियरली बता रहा है, जुमला तो पूरा पढ़ो कि 26 मिलियन की नई लॉरी खरीदी है और 26 मिलियन उन्होंने कहा कि हम आपको देंगे, यानी 26 मिलियन में सौदा तय होगा। अब नई लॉरी 26 की थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि टर्म्स क्या हुई कि 20 मिलियन पुरानी लॉरी का लगा लिया उन्होंने और बाकी बैलेंस यानी 6 मिलियन को कैश में पे किया जाए। तो क्लियर कट ट्रांजैक्शन है एक्सचेंज की, कंफ्यूजन तो जरा भी नहीं था, सिवाय इसके कि लफ्ज पार्ट एक्सचेंज यूज हो गया था जो पहले यूज। थोड़ी आदत डालनी चाहिए उसको आपको कि हम जो है वो लकीर के फकीर है कि ये लफ्ज होगा तो ये मतलब ये होगा, तो जुमला पढ़े पूरा सब कुछ साफ साफ समझ आ रहा था। कितना जो इसको एक्सचेंज ही कहा, ओके मोस्टली ठीक है जी। होमवर्क में ये क्वेश्चन करेंगे, ओके ओपन करें आप चेंज इन एस्टीमेट वाला। इसका पार्ट बी लो, पार्ट बी भी कोई पार्ट क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है शो हाउ द लॉरीज अकाउंट एंड accumulated action account will be presented in the, देखिए इधर बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाने दिखाई दे, वही बनाने आपको एसेट्स के अंदर नॉन करेंट एसेट्स में आपने लिखना था यहाँ पे लॉरी एट कॉस्ट, ठीक है जी, और वो लॉरीज के अकाउंट का क्लोजिंग यहाँ आ जाना था। लेस accumulated depreciation on W these are
दादा ये क्लोजिंग है, जिसने लॉरी का अकाउंट बना लिया था, इंट्रोडक्शन बना लिया था, उसके डब्ल्यूडीवी। अच्छा सुने, किसी का सवाल गलत हुआ, कोई एक एडजस्टमेंट गलत हुई, इस वजह से ये क्लोजिंग गलत आ गया, एक्यूमुलेशन गलत आ गया, लेकिन उसने यहाँ पर आके उनको लिखा, अगर इस तरह के डेढ़ नंबर थे तो ये डेढ़ नंबर मिले, क्योंकि प्रेजेंटेशन के मार्क्स थे। क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के क्लोजिंग को उठा के यहाँ पे लिखना, ये कॉन्सेप्ट है बैलेंस शीट के अंदर क्लोजिंग आता है। जो क्लोजिंग गलत हुआ उसके नंबर वहां पे कट चुके हैं, जहां पे आपने डेबिट या क्रेडिट करना था उसके नंबर वहां पे कट चुके हैं। मैं कई बार ये बात बोल चुका हूँ आपको, गलती पे गलती के नंबर नहीं कटता है, ठीक है। सो ये सबक होता है। कितने ही बच्चे होंगे जिनसे सवाल नहीं हुआ वो बी पॉइंट को छोड़ आए, हालांकि बी पॉइंट सवाल हुआ था फिर भी बी पॉइंट छोड़ा है। ऐसे कैसे बच्चे हैं, वो क्यों? ये टाइम मेरे ख्याल में इतना तो नहीं लगा इसके ऊपर कि हम इसको सिर्फ लिख भी ना सकते, ठीक है। चले क्या नंबर रेट है, मतलब यहां से यूजफुल लाइफ निकल सकती है। ये तो बड़ा आसान काम था। तो 10% स्ट्रेट लाइन को वहीं पर गोल दायरा लगा लो एंड सर्कल करो और लिखो इसके साथ 1/0.1 इज इक्वल टू 10 ईयर्स, ठीक है। 10 ईयर्स क्या है? ओरिजिनल लाइफ। 10% क्या है? ओरिजिनल लाइफ। लिखे जी, लिखे सब बच्चे 10% SL के साथ एंड सर्कल करके लिखे 1/0.1 इज इक्वल टू 10%। अब ये देखें, मैं निकालने लगा हूं असल में ना रिमेनिंग लाइफ। मैंने कहा मुझे कभी ओरिजिनल लाइफ तो मिल जाए, ओरिजिनल लाइफ, तो मैं उसमें से लाइफ पास निकाल के रिमेनिंग लाइफ निकाल लूंगा। आपने कहा सर वो तो मसला ही क्यों नहीं है, 1/0.1 आप करेंगे ना तो आपको रिमेनिंग लाइफ मिल जाएगी, ठीक है। और 2 साल गुजर चुके हैं तो फिर कितनी रिमेनिंग लाइफ आ गई? अब ये लिखने शिखने की जरूरत नहीं थी, आपको समझाने के लिए बता दिया। डायरेक्ट यहाँ पर लिखना था आपने 8 एंड द आंसर वाज 0.42%, ठीक है जी। 16.42% जी लगा दें, फिर अब रेट लगा दें 13729 और आंसर 792 है, 93 है। कोई नहीं बेटा, कुछ नहीं होता है यार, सारा मजा किरकिरा कर देते हैं तुम लोग जो हो ना। ये आने टके, ये मुंशी असल में यही हैं, ये जो आने टके को लेके रोते रहते हैं। 31 दिसंबर 17, ठीक है। उसके बाद 31 दिसंबर 18, वेरी इंपॉर्टेंट, तवज्जो दिलाओ, नोटिस भेजा गया आपको, तवज्जो हो आपकी जी। मेथड कौन सा है? नाउ WDV इज रिक्वायर्ड, वी कैन नॉट वर्क। मैंने पहले कहा था चलो लिख लो, जरूरत कोई नहीं है, बाद में ना भी लिखते तो हर साल तो कॉस्ट पे रेट लग रहा था, पर आज कॉस्ट वाले रेट से काम नहीं चलना, ठीक है। आज हमें WDV ही चाहिए। बताओ WDV 72। अच्छा जी, अच्छा, बड़ी मेहरबानी है जो आप लोगों ने। और सबर भाई अब वो लिखवा लूँ, एक बच्चा लिखवा ले 70207 जी। ये WDV 70207 पर ये अब रेट लगता रहेगा, और जब तक दोबारा कोई एस्टीमेट चेंज ना हो हर साल WDV, नई WDV पे यही रेट लगता जाएगा। रिसेंट हर साल नई WDV पे रेट लगता था ना, मेथड बदल गया जी। 11,528। चलो एक साल और कर लो, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन अभी भी नजर आ रही है चेहरों पे। WDV बताओ 679। ये क्या है? WDV 31 दिसंबर 18 की। जब 31 दिसंबर 19 की डेप्रीसिएशन निकालोगे, इधर देखो, तो 58,679 के ऊपर 16%।
जी 9,635. 35 WDV 49. 049. ये तो 4 बनता है। ओके, बहरहाल जो भी है WDV। कैलकुलेटर ना साथ लगा के आना नहीं होता, बस ये ध्यान रखा करें कैलकुलेटर वाला जवाब नहीं देना, जो सवाल सामने जो लिखी हुई फिगर सामने वो जवाब देना है। ये बात समझ आई है? क्योंकि मेथड बदल गया है। यहाँ पे देखो, जब मेथड नहीं बदला था मैंने डैश डैश लगाई थी। चलो एक और यहाँ पर भी तसल्ली के लिए, डेप्रीसिएशन अगला साल होता फिर वही फॉर्मूला लगता, क्योंकि मेथड कौन सा था? स्ट्रेट लाइन। 10,000 10,000 10,000 ऐसे ही चलता जाता। ठीक है जी, फर्क समझ आई है? देखो ना, स्ट्रेट लाइन था 90,000 माइनस 10,000 बटा 16, हर साल सेम फॉर्मूला लगता था, सिर्फ लाइफ बदली, रेट नहीं बदला, वो मेथड नहीं बदला। देख लो, एक बार सिर्फ चेंज आई, अब हर फॉर्मूला फिर रिपीट हो ही जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे मेथड ही बदल गया। यहाँ पे क्या हुआ? मेथड बदल गया। एक वक्त में लाइफ मेथड इकट्ठे भी बदल सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, तो जब मेथड बदल गया तो पहले तो स्ट्रेट लाइन मेथड था, हर साल फॉर्मूला सेम आ रहा था, लेकिन मेथड बदलने के बाद WDV पे चला गया, अब हर साल WDV पे रेट लग रहा है। ये WDV मेथड के बारे में हमने पढ़ा होगा। चलो प्रैक्टिस करते रहो, जुमला लिखवा दूंगा। कॉस्ट नहीं हिल जाती एसिड की, है ना, समझना, बस ये डेप्रीसिएशन का पैटर्न बदल रहा है। ये सारी बातें हम सिर्फ डेप्रीसिएशन, कुछ बच्चों के जहन में आ रहा होगा एसिड शायद कम हो जाता है, और एसिड अपनी जगह भी रहता है, कॉस्ट अकाउंट में कॉस्ट ही पड़ी रहती है, वो मुकम्मल ही रहती है, सिर्फ डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन हो रही है, प्लस माइनस। जल्दी कर लो डेप्रीशिएट, ज़्यादा लंबा अरसा गुजार लो तो देखेंगे इंशाल्लाह, इस पर बात करते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ दें, कोई मसला नहीं है तो ये तो रहने दें। डेट ऑफ परचेज 1 जुलाई 16, कॉस्ट 2 लाख, रेजिडुअल वैल्यू 20,000, रेट है 20%, WD आई कहता है ऑन 1 जुलाई 18 डेप्रीसिएशन मेथड इज चेंज्ड टू स्ट्रेट लाइन विथ टोटल लाइफ ऑफ 1 जुलाई 16 को खरीदा था, 30 जून 17 आया होगा, 30 जून 18 आया होगा, 2 साल गुजर गए थे, 10 में से 2 गुजर गए, रिमेनिंग कितने थे? 8। और स्ट्रेट लाइन में तो आसानी ही बहुत है, तो रिड्यूसिंग बैलेंस में चलेंगे आप, हर साल WDV पे रेट लग रहा होगा, 2 साल बाद मेथड बदलेगा, हर साल वो वाली WDV फिर कॉस्ट की तरह से ट्रीट होने लग जाएगी, रेजिडुअल वैल्यू है तो माइनस करते रहोगे और डिवाइड बाय 8 कर दोगे। ठीक है, आई थिंक दिस वाज वेरी इजी, इसको करवाने की ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ी सी बात 5वें की करना चाहूँगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन है 4थे में तो देख लें, घर पे ट्राई कर लीजिएगा, कल आंसर शेयर कर लेंगे। जी 1 जनवरी 10 पे एक एसिड खरीदा आपने, कितनी कॉस्ट थी इसकी? जी 50,000। ओके 50। फिर आप खुशी खुशी 31 दिसंबर 10 पर इसको डेप्रीशिएट करने लगे, तो आपको पता लगा लाइफ 10 साल है, रेजिडुअल वैल्यू 10,000 है, और मेथड यूज्ड इज WDV। ऑन 1 जनवरी 12 छोड़ के जा रहे हो हमें, ऑन 1 जनवरी 12 के ना रौला क्यों बना? ऑन 1 जनवरी 12 BM का लेक्चर 2:20 पे शुरू होता है, आई थिंक 15 या 20 मिनट, ऐसे ही है। अच्छा 1 जनवरी, ऑन 1 जनवरी 12 टोटल लाइफ इज एस्टिमेटेड एट 5 years विद नो चेंज इन मेथड एंड मेथड तो सारी जिंदगी ही रिड्यूसिंग बैलेंस है, पर रेट नहीं गिवन, तो क्या करें? 1/, यूजफुल लाइफ कर देंगे। इसमें फिर मसला क्या था, इसमें लाइफ के स्टार्ट पे भी मेथड ये फॉर्मूला लगा के रेट निकालना था, चेंज वाले दिन भी। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेटर सवाल देखें तो 50,000 ने डेप्रिशिएट होना था, माइनस रेजिडुअल वैल्यू करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड में करते थे, रिड्यूसिंग बैलेंस में कहा था इग्नोर करना है, और प्रूफ भी किया था एंड पे रेजिडुअल वैल्यू ही बचती है,
ठीक है। तो 50,000 इंटू रेट पता नहीं, देख लेते हैं, 1 मिनट का काम होगा। तो वर्किंग 1 इस सवाल की, मतलब कि चलो ठीक है जी। रेट 1 माइनस nth रूट s ओवर c। प्लीज गौर से देखें एक बार इस फॉर्मूला को, ये ओरिजिनल फॉर्मूला लगेगा क्योंकि पहला दिन है, ये यूजफुल लाइफ ही है। यूजफुल लाइफ ये वही स्क्रैप या रेजिडुअल वैल्यू ही है, ठीक है, और ये कॉस्ट ही है, ठीक है। ओरिजिनल फॉर्मूला लगेगा, ये ओरिजिनल फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अभी तो कोई एस्टीमेट चेंज नहीं हुआ था, तो इस फॉर्मूला को लगाएं। वो कहता है जी यूजफुल लाइफ है 10 साल। डेफिनेशन मेथड इज मेथड इज WDV ऑन यकम जनवरी 12, ऊपर लाइफ लिखी हुई है 10 साल, 10 साल ही है। एस स्क्रैप वैल्यू कितनी थी? 20,000, 10,000, ओके 10,000। एक जैसे सवाल है, मुझे मिक्स हो रहे हैं। 10,000 डिवाइडेड बाय 50,000, ठीक हो गया जी, सही है। कितना आ गया रेट? 14 पॉइंट, चलें जी 9 कर लें, 9 कर लें, 14.9%। जी कितना? आंसर बता दें। 7450। WDV 550। जी फिर 31 दिसंबर 11 आएगा। अब इधर देखें डेप्रीसिएशन मेथड कौन सा है? रिड्यूसिंग बैलेंस है, तो 50,000 पे अब रेट नहीं लग सकता। 14.9%। जी बोलें। 6340। WDV 362110। ठीक है जी। फिर एस्टीमेट यहाँ चेंज हो रहा है, बिल्कुल यही तो है एस्टीमेट चेंज वाला साल। ठीक है। अब जब 31 दिसंबर 12 आएगा तो डेप्रीसिएशन पर 36,210 पे ही लगेगी। ठीक है, हिल्त में ये असूल पहला तो याद रखना है हमेशा। WDV ऑन द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट निकाला करेंगे। ठीक है, तो वो तो फिगर हमने लिख दी, पर मसला क्या है? वो कहता है यकम जनवरी 12 को टोटल लाइफ बदल गई है, और टोटल लाइफ बदली है तो ये एक वेरिएबल था इस फॉर्मूला में रेट निकालने के लिए। जब उस वेरिएबल में एक चेंज आ गई है तो इसका मतलब रेट बदलेगा। ठीक है, तो हमें रेट दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा वर्किंग नंबर 2, और वर्किंग 2 में लिखा हुआ फॉर्मूला ये यूज हो रहा है, मैं डायरेक्ट ये वाला पोस्ट कर रहा हूं। ठीक है, बात समझ आ गई? ओरिजिनली ये फॉर्मूला था, लेकिन जब एस्टीमेट चेंज के दिन लगेगा, मैंने इसलिए कहा ये तो बेटर क्वेश्चन है। ठीक है, एस्टीमेट चेंज के दिन लगेगा तो फॉर्मूला में क्या चीज यूज होगी? 1 माइनस रिमेनिंग लाइफ। एस कितना है? नो चेंज, वो तो 10,000 ही है, ओवर ये 36,210 यूज होगा। सही है, WDV यूज हो रही है। अब रिमेनिंग लाइफ चाहिए। टोटल लाइफ कितनी थी? 10 तो हमने लेने, नीचे उसने क्या गिवन किया हुआ है? ऑन यकम जनवरी 12 टोटल लाइफ इज एस्टिमेटेड है, तो 5 ले लेंगे। 5 भाई साहब, 5 इधर हम 5 साल लें या 3 साल? सब चुप करें। 5 साल लें या 3? 5। देखा, 7 वाले से बातें करी जा रहा है। 7 वाले तुम बता दो। हाँ कहेगा 3। बोलो, दोनों ही गलत हो जाने। यार क्या करते हो, क्लास में आ ही जाते हो तो पढ़ लिया करो जी। 5 साल है टोटल लाइफ, 2 गुजर चुके हैं। टोटल लाइफ दी, रिमेनिंग नहीं दी उसने, तो 5 में से 2 गए, बकाया 3। आंसर 31.879 कर लें। 34.9% जी। बता दें। 12637 WDV 23572
2 3 5 7 2, ये 3 कर लें, चलें जी 3 कर लेते हैं, ये भी 3 कर लेते हैं। जाना चाह रहे हो? हाँ जाओ जाओ। तो वही कह रहा हूँ ना, जाना चाह रहे हो, तुमने कहा नहीं सर लेकिन जाना तो चाह रहे हो जी। 1 2 सॉरी कितना 8 2 2 7, ठीक है जी। मैं चाह रहा था आप होमवर्क देखते जाते, बहरहाल होमवर्क मैं देना चाह रहा था आपको कुछ क्वेश्चंस, तो आपका कोई दोस्त है तो वो आपको मैसेज कर देगा, आप निकलने की करें बस। भाई ये जिसने मैसेज करना है ये भी निकल रहा है, इसको रोक लो इसको, फिर इन्होंने कहना है कि मैंने होमवर्क नहीं लिखवाया था। रोक लो इसको, रोक लो, तुम्हें नहीं जाने देना। मुझे लगता है ऐसे आप किस्मत बहुत अच्छी है। अगर 12:35 पे क्लास में होंगे। अल्लाह हाफिज़।